अखिलेश यादव ने पीडीए का एक फार्मूला दिया और उसमें ये बताया कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति वो कर रहे हैं। फिर कुछ समय बीता और वक्त में उन्होंने उसकी परिभाषा में थोड़ा और एडिशन किया कि पिछड़ा, दलित और आधी आबादी, उसको भी जोड़ दिया, यानी महिलाएं। जैसे जैसे राजनीतिक परिदृश्य बदले उन्होंने उसकी परिभाषा वो करी। फिर थोड़ा सा मामला और आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अगड़ा, और पिछड़ा, दलित और आदिवासी, यानी सर्व समाजी पॉलिटिक्स की उन्होंने बात कही। और ये वक्त के हिसाब से परिभाषाएं बदलती रही। इसकी इनिशिएशंस या इसके बीज बिहार में बोए गए, जहां नीतीश जी ने जाति सर्वे कराया और उसकी रिपोर्ट जारी की। लेकिन उस मामले को बहुत आगे बढ़ता, तूल बढ़ता, उससे पहले कांग्रेस ने उस मुद्दे को लपक लिया और उन्होंने घोषणा कर दी कि जाति जनगणना वो पूरे देश में कराएंगे। और राहुल गांधी ने स्वयं ये कहा कि ओबीसी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और केंद्र के सेक्रेटरी वहाँ नहीं है, और इसको लेकर के राज्यों के चुनाव में भी उन्होंने एजेंडा बनाया। यानी पिछड़ों को अपने पक्ष में करने के लिए दलों ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई। तो जो उसके पहले से इंटाइटल्ड पोस्टर बॉय हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ, उन्होंने अपनी अपनी समीकरण, अपनी अपनी परिभाषाएं तैयार कर ली थी। अब ये चर्चा हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक दिलचस्प मोड़ आया है इन राज्यों के चुनाव के बाद, जहां 3 राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते, तेलंगाना कांग्रेस ने और मिजोरम में वहाँ की लोकल पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं, बनाए हैं अपने, वो इस जातीय कार्ड को या पीडीए के फार्मूले को अमली जामा पहना देते हैं। तो अखिलेश जी ने कहा था ये उनका ताप है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे, यानी पिछड़े को आपको बनाना पड़ा। हालांकि शिवराज जी भी पिछड़े थे। अब यहाँ तो क्या है कि ब्राह्मण भी एक मुख्यमंत्री है राजस्थान में, पिछड़ा भी है, आदिवासी भी है, दलित भी उप मुख्यमंत्री है, ठाकुर भी मुख्यमंत्री है, एक ठाकुर स्पीकर भी है। तो यानी समाज के सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी ने फिट कर दिया। तो जाति का जो कार्ड था उसको लपक लिया था कांग्रेस ने और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया बीजेपी ने। अब किसके ताप और प्रताप से और किसके प्रभाव से ये हुआ, ये एक बहस का विषय हो सकता है, इसमें अपने अपने व्यू हो सकते हैं। आइसिंग ऑन केक जिसको कहते हैं, उसके ऊपर एक चीज़ गारंटी भी आई। कांग्रेस ने अपने राज्यों में गारंटीज दी थी कि 7 गारंटी, 5 गारंटी अलग अलग राज्यों में। उसके कंपटीशन में भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने अपनी गारंटी दे दी कि ये जो कुछ भी बोला जा रहा है मोदी की गारंटी है। तो उसके ऊपर भी एक तरीके से काउंटर हुआ। अब सवाल ये उठता कि ये जो 2 बड़े मसले हैं जिसको लेकर के आने वाले लोकसभा चुनाव में चर्चा हो रही है, कि जो जाति का कार्ड था, और ये एक सच्चाई है समाज की, इसको कोई दल, कोई व्यक्ति, एनालिस्ट इनकार नहीं कर सकता। आप भले ही कुछ भी कहें, लेकिन ये एक सच्चाई है। और ऊपर से जो गारंटी कार्ड है, तो इस चुनाव को देख करके आगे क्या होगा पता नहीं। इस चुनाव को देख के ऐसा लगता है कि जाति कार्ड नहीं चला, मोदी की गारंटी चली, और जाति कार्ड को सबका साथ सबका विकास बना दिया मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने। तीनों राज्यों में सभी तरीके के वर्ग के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी दे दी। क्या होगा आगे, 24 की रणनीति कैसे बनेगी, इसी में बातचीत करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल जी, वरिष्ठ पत्रकार अक्कू श्रीवास्तव जी, प्रेम कुमार जी, और राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं एक राय अक्कू जी से लेता हूँ, एनालिस्ट से शुरू करता हूँ, फिर राजनीतिज्ञों के पास जाऊँगा। अक्कू जी, ये जो हुआ 3 राज्यों के चुनाव के बाद, 2 महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पे जो लग रहा था कि बड़े लेवल पे की जाएंगी, वो एक जाति जनगणना का कार्ड या कास्ट का पॉलिटिक्स, और दूसरी फ्री बीज, जिसको मोदी जी ने कहा ये तो मेरी गारंटी है। परिणाम क्या दिखा रहे हैं सर? परिणाम ये दिखा रहे हैं कि आप जो करेंगे वो गारंटी है, और वो गारंटी हमने दी है, और उस गारंटी को जो पहले कभी शब्द
कांग्रेस ने इस्तेमाल किया और उसका लाभ उठाया कर्नाटक में, उस गारंटी को उठा करके एक हफ्ते भर में ही उन्होंने मोदी की गारंटी एक शब्द इजाद कर दिया और उसको लागू करा दिया। और लागू कराने के पीछे मतलब ये है कि उस पे बहुत जोर दिया और उसको ज्यादा मजबूती से इसलिए माना गया कि उन्होंने डिलीवरी शुरू कर दी थी उसकी। चाहे वो केंद्र के 2018 के मतलब 18 में जब की थी, 19 के चुनावों के लिए किसानों को 16 में की थी, 19 के चुनावों को देने के हिसाब से किसानों को देने के लिए जब 6,000 रुपए साल देने का मामला आया और राहुल गांधी ने 72,000 कहा तो उसको नहीं माना गया और उन्होंने डिलीवरी कर दी थी, इसलिए उनकी बात मान ली गई। इसी तरीके से और भी वायदे उन्होंने किए और धीरे धीरे अपनी एक इमेज उन्होंने ऐसे बनाई कि वो जो ये कहते हैं वो करते हैं। ये बात दूसरी कि इसी गारंटी के पीछे जब और राज्यों ने की, जैसे हिमाचल में की या कर्नाटक में की, तो वो उस गारंटी में फंस गए। वो बहुत सारी बातें वो नहीं कर पाए जो उनको लगता था कि वो आगे कर ले जाएंगे। मोदी की गारंटी के नाम पे बहुत सारे शब्द, बहुत सारी चीजें चल गई, लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये जो मोदी की गारंटी है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, कितनी आगे बढ़ेगी और फ्रीबीज और गारंटी कितने आगे तक जाएगी, ये अपने आप एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और इसको देखना बहुत रोचक होगा कि क्या सचमुच घाटे की वित्तीय दबाव में झेल रहे ये तीनों राज्य किस तरीके से अमल कर पाते हैं, कैसे गैस 400, 450 और 500 रुपए में दे पाएंगे, कैसे 2.5 लाख रोजगार दे पाएंगे, कैसे और जितने वायदे किए हैं, लाडली योजना में 3,000 रुपए देने की बात है, वो कैसे होगी? क्या अभी जो 1,250 रुपए महीना दी जा रही है वो दी जा पाएगी या नहीं दी जा पाएगी, ये कैसे होगा? ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें एक मशक्कत होगी, मुश्किल होगी और मुझे लगता है फिलहाल ये सब वायदे पूरे करने की कोशिश की जाएगी और खास तौर से बड़े वायदे पूरी करने की कोशिश की जाएगी। जो चीजें चल रही उनको भी चलाया जाएगा। आप ये ध्यान रखिए, राजस्थान में चिरंजीवी योजना है, स्वास्थ्य योजना है, ये आने वाले दिनों में तो बड़ी एक गले की फांस भी बनने वाली है। ये होना आम आदमी के लिए चाहिए। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है कि 25 लाख रुपए तक अभी वहां पर जो अस्पतालों में इलाज हो रहा है और 25 लाख किसी को मिले हो ना मिले हो ये एक अलग सवाल है, लेकिन एक दिमाग में संतुष्टि तो है ही ना। 5 लाख रुपए भी अगर किसी भी अस्पताल में जाकर के आपका इलाज होता है तो बहुत बड़ी बात है, देश के लिए क्रांतिकारी योजना। अब इसको मोदी सरकार या मोदी की गारंटी में कैसे जोड़ा जाएगा ये देखने वाला। और मुझे लगता है कुछ बड़ी गारंटियों को किसानों से लेकर, युवाओं से लेकर, नौकरी देने से लेकर के ये 4-6 महीने में कुछ एक काम तो जल्दी और तेजी से किए जाएंगे ताकि 24 के रास्ते में कहीं कोई बाधा नहीं हो। और ये जो जाति का पूरा मामला था, जाति जनगणना का कार्ड खेलने की कोशिश हो रही थी, तो यहाँ तो पूरी इंजीनियरिंग ही कर दी तीनों राज्यों में। बिल्कुल सही है। ये तो जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह से नीतीश बाबू ने जो मामला करने की कोशिश की और उन्होंने बहुत हद तक किया भी। आपने जैसे कि प्रस्तावना में अपनी बताया भी कि बाद में कांग्रेस ने उसको हड़पने की कोशिश की और अपने दम पर लेने की कोशिश की और कई राज्यों में घोषणा भी राहुल गांधी ने कर दी। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो अभी पूरा केमिकल पॉलिटिकल लोचा किया है उससे समझा जा सकता है कि कितना हद तक नीचे तक चीजें गई हैं और नीचे तक मतलब कार्यकर्ताओं तक, जमीनी स्तर पर गई हैं। और वहां उन्होंने उस जो मॉडल आप तैयार कर रहे थे उसको जैसे कि उन्होंने गारंटी शब्द उठा लिया, वैसे ही वो पूरी की पूरी योजना पूरी उठा करके अपने खाते में रख दी। और कोई अब आज की तारीख में ये कहने को नहीं हो पाएगा कि साहब हमारा क्या होगा। अखिलेश यादव भला कहते रहे कि हमारे प्रभाव से एक यादव और मुख्यमंत्री बन गया, ये कहने की बात है। अब अखिलेश यादव अपना वोट बैंक बचाएं, लालू यादव अपना वोट बैंक बचाएं, क्योंकि मोहन यादव को सिर्फ इसलिए नहीं किया गया है कि वो मध्य प्रदेश देखेंगे, उनको इसलिए किया गया है, उनका इस्तेमाल इसलिए होगा कि एक मुख्यमंत्री जो वहां मध्य प्रदेश में काम कर रहा है वो अगर उसकी आवाज को और दम दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार
उत्तर प्रदेश में तो नहीं, बिहार में जहां भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत कमजोर है, वहां उसका वोट बैंक छीनने की कोशिश होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय बाद एक यादव मुख्यमंत्री उन्होंने दिया था, बाबूलाल गौर, जो यादव के बराबर नहीं थे, क्योंकि कुछ दिनों के लिए रहे थे और बाबूलाल गौर की हालत ये थी कि बाद में फिर उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा था उन्हें। तो वो अब एक यादव के समीकरण को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसको देखते हैं कि कैसे लागू होता है मामला, और ये लागू कराने की जिम्मेदारी, गारंटी भी मोदी की ही है ये। जी सुजाता जी, अब आपके पास आते हैं, फिर पैनलिस्ट के पास आएंगे। सुजाता जी, दो मसले जो थे, जाति जनगणना को बहुत जोर शोर से आप लोगों ने उठाए, लेकिन वो अब चला नहीं इस चुनाव में, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से टैकल किया इन चुनावों के बाद, मोहन यादव जी को देखिए या आदिवासी को देखिए, महिला भी है, युवा भी है, दलित भी है, उसमें सब, ब्राह्मण भी, इसमें सब सर्वधर्म समभाव वाला भाव, कोई बचा नहीं उसमें, सबको फिट कर दिया। तो आपका जो ये मुद्दा था, आपने जो नीतीश जी से लपका था, वो इन्होंने कर दिया। मतलब वो कबीरदास कहते हैं ना कि आप पढ़ी लिखी बातें मत करिए, मैं तो जो देखता हूँ वो बात करता हूँ, तो हमको तो दिख रहा है यहाँ पे सामने, इम्प्लीमेंट कर ही दिया उन्होंने। सुजाता जी, आपको जी बहुत बढ़िया आज आपने ये चर्चा का विषय रखा है, क्योंकि ये लोगों को भी जानने की जरूरत है, आपके ऑडियंसेस को भी जानने की जरूरत है कि पहले कहा जाता था कि पिछड़ों के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार हमेशा काम करती रही है। आज भी ये बात कही जा रही है कि पिछड़ों के लिए हम काम कर रहे हैं। आप भले ही कुछ कह लीजिए, लेकिन आपके ही शब्दों में मैं कह दूं कि जो कांग्रेस ने किया उसके लिए आपने कहा कि उसके कंपटीशन में, तो उसके कंपटीशन में जब आप कहते हैं ना, और गारंटी की बात अभी मेरे पहले के पैनलिस्ट ने कहा और बिल्कुल सही कहा कि हमने कर्नाटका में गारंटी दी, और गारंटी जो है वो प्रधानमंत्री ने लपक ही ली ना। लेकिन आपको लगता है कि नैरेटिव सेट हो रहा है, मगर जो जनता है वो ये जानती है कि आज जो चिरंजीवी योजना है राजस्थान की जनता कहेगी हमें नहीं मिला। अगर आप धान के रेट्स की बात करेंगे तो वो छत्तीसगढ़ की जनता भी कहेगी कि जो कांग्रेस की सरकार दे रही थी वही चीज दी। और मैं ये इसलिए कह रही हूं कि मोदी जी आज हमारी पिच पे खेल रहे हैं, क्योंकि देखिए एक कलाकार जो टीवी सीरियल में काम करता है ना, उसके लिए एक बड़ा खतरा होता है कि ओवर एक्सपोजर हो जाएगा। उसी तरह से मोदी जी जब आए थे तो लोगों को कुछ नहीं पता था कि वो कौन है, क्या है। ये पता था कि गुजरात का एक मॉडल है, गुजरात के एक मुख्यमंत्री है। आज 10 साल के बाद उन पर बहुत सारे सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि जनता अब उन्हें पहचान भी गई है। इसीलिए हमारे वोट शेयर को अगर आप देखेंगे तो हमारी अपनी गलती से मैं मानती हूं कि हम हारे हैं, मोदी जी की वजह से नहीं, मोदी जी की गारंटी की वजह से नहीं। तो ये गलतफहमी किसी को नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम किस गलती से हारे आप? जो भी गलतियां हमने करी उसका आकलन तो पार्टी करेगी और उसी को सुधारने की हमें जरूरत है। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि जो भी, ये कोई मोदी की गारंटी नहीं, क्योंकि अगर आप हमारी स्कीम्स को देखें तो मोदी जी ने राजस्थान में जाके कहा था कि ये स्कीम्स बंद नहीं होंगी। अब आने वाले समय में देखते हैं कि ओपीएस का क्या होगा, क्योंकि ओपीएस तो लागू है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और अगर वहां लागू है तो मोदी जी की सरकार तो पूरे देश में है। तो जहां जहां पर भी उनके राज्य में सरकारें हैं या पूरे देश में जो उनकी केंद्र वाली सरकार है, उन्हें तो ओपीएस लागू कर देना चाहिए। तो बहुत सारी दुविधा वाली बातें हैं। लेकिन हम जातीय समीकरण पे चलते हैं। जो ब्राह्मणों को जो जगह दी गई है, ऐसा नहीं है कि उनको काट दिया गया है या कुछ। इसलिए ये कहना कि हाँ हर जगह पे उन्होंने बड़ा ही दलित और ओबीसी वाला कार्ड खेला है, तो हमने देखा है कि विष्णुदेव साय हो जो एक आदिवासी हैं और मनोज यादव जो ओबीसी है, अगर दोनों को ही आप देख लें तो उनकी सक्षमता पे सवाल होगा, ये नहीं कि उनकी जाति पे सवाल होगा। क्यों? क्योंकि आने के पहले तो उनकी वीडियोस आनी शुरू हो गई कि किस तरह से वो गाली गलौज करते हैं। तो देखिए, अगर आप राजस्थान में देख रहे हैं कि भजन लाल शर्मा ब्राह्मण है, तो आप ये नहीं कह सकते कि छत्तीसगढ़ को नहीं मिला ब्राह्मण, वहां पे भी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा जी है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए ब्रिजेश पाठक जी हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए, और राजस्थान के तो खैर मुख्यमंत्री भजन लाल हैं। तो इसलिए अगर आप जातीय समीकरण की बात करें तो केवल एक साधने की कोशिश करी गई है, मगर हर राज्य में मुख्यमंत्री बनकर प्रधानमंत्री कार्य नहीं करने वाले। तो ये देश जो है बहुत बड़ा है, आपने अपने नेतृत्व को कमजोर भी किया है, और डिलीवरी के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता आपके बारे में क्या सोचती है। तो हमारा वोट शेयर और हमारी पिच पे आकर मोदी जी का खेलना, ये इनकी सबसे बड़ी आज कमजोरी हो चुकी है। जी जी है ना? जी सुजाता जी, आपकी ही पिच पर कोई आकर आपसे बेहतर खेले, ये आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए।
ठीक है, मैं जो आपने कहा अब सवाल है मेरे, अब आप सुनिए ना, थोड़ा दूसरे के पास जा रहा हूं मैं। पहली चीज कि आपके पिच पर अगर कोई आपसे बेटर खेल जाए तो आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। दूसरा, जाति साधने के लिए तो आप भी जाति कार्ड खेल रहे थे। अब मैं वो रेटरिक अगर क्लिशे बोलूंगा कि इतने सालों से आपकी सरकार थी देश भर में, तो बना ही देते कुछ, चाहे वो लालू यादव जी हो, तेजस्वी हो, नीतीश हो, कार्ड ही तो खेल रहे हैं। 30 साल से सरकार चला रहे, अपलिफ्टमेंट नहीं कर पाए तो कार्ड ही खेल रहे थे आप। तो यहाँ मैंने यही कहा कि यहाँ उन्होंने सबको फिट, आप तो बोल रहे हैं, इन्होंने सबको फिट कर दिया, दिखा दिया कि एक यादव, समाजवादी पार्टी का कोई यादव ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो उत्तर प्रदेश का कभी मुख्यमंत्री बन सकता है समाजवादी पार्टी में। आप जो बात कर रहे हो, अरे सुनिए ना पहले बात तो। दूसरा, आपने कहा कि इनकी जो कैपेबिलिटीज है वो परखी जाएगी, बिल्कुल सही बात है, परखना चाहिए और जनता का काम है, हमारा काम। मैं अभी सवाल पूछूंगा, रेवंत रेड्डी भी जी परखे जाएंगे, है ना? बिल्कुल सारे परखे जाएंगे। तो पैमाना जो है ना वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। शिवम जी, आपने जाति जनगणना का भी अच्छे से इस्तेमाल किया तीनों राज्यों में, है ना? सबका साथ सबका विकास, और कांग्रेस के ऊपर अपनी गारंटी चलाई। चैलेंज होगा आपके लिए आगे रास्ते में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है क्या कहते हैं नीरज जी, महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से सारी चीज़ें रही हैं और जिस तरीके से चुनाव घटा है, मैं मानता हूँ अब सुजाता जी के पास और कांग्रेस के पास जो है आत्ममंथन करने का काफ़ी समय है। 5-6 महीने हैं, मुझे लगता है 5-6 महीने आत्ममंथन करने में निकल जाएं और फिर 24 का चुनाव हम बस एक बार जीत जाएं, उसके बाद आत्ममंथन का समय ही समय है। मैं तो मानता हूं, शुभकामनाएं मेरी उनको, और लगातार इस तरह की चीज़ें कहते रहें कि उनको भी टेस्ट होना है, उनको भी होना है। मैं मानता हूं लोकतंत्र में हर एक नेता, हर एक व्यक्ति हर रोज़ हर समय टेस्ट होता ही है। मुख्यमंत्री हो वो अपने स्तर पर टेस्ट होते हैं, विधायक गण हो वो अपने स्तर पर, मंत्री अपने स्तर पर। लेकिन यहाँ पर विषय जो बहुत इंटरेस्टिंग है, सुजाता जी ने कहा, थोड़ा सा आपने उस पर प्रकाश डाला, थोड़ा सा मैं बोलता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मोदी जी हमारी पिच पर आकर खेल रहे हैं। मैं मानता हूं कि इंडिया के पिच पर तो विराट कोहली 100 लगाता ही है, जब भी आते हैं 100 लगाते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के पिच पे ही 100 लगा दें तो कहने ही क्या। कमाल की बात है कि पिच आपकी, चीजें आपकी, सब चीजें आपकी, माहौल आपका, प्रोमिसेस आपके, लेकिन उन सब चीजों के बीच में अगर कोई अजय होकर निकल कर आते हैं तो वो मोदी जी आते हैं। वो मोदी की गारंटी अजय होकर आती है, और आप उसमें फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, यहाँ इतने शर्मा हैं, यहाँ इतने पंडित हैं। मैं मानता हूं कि इस देश में रिप्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ एक परिवार नहीं होता। आप मुझे बता दीजिए, क्या इस हिंदुस्तान में सबसे बड़े यादव क्या सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी को जो दिखे वो अखिलेश यादव ही दिखे, या रामगोपाल यादव ही दिखे, या शिवपाल यादव ही दिखे, या धर्मेंद्र यादव ही दिखे? इस तरह का ये कोई अपलिफ्टमेंट है क्या किसी जाति का? बिल्कुल भी नहीं। या फिर यूं कह लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी के बाद, उसके हमारे लालू यादव जी के बाद क्या सिर्फ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ही बस यादव है और कोई यादव ही नहीं है बिहार में? या फिर बनर्जी के पास उनके भतीजे के अलावा और कोई है ही नहीं? या मायावती जी के पास आकाश के अलावा कोई है ही नहीं? या रेड्डीज में उनके अलावा कोई उसके पास है ही नहीं? या सोरेन के पास उनके अलावा कोई है ही नहीं? आप इसको जाति का अपलिफ्टमेंट कहते हैं? जाति के नाम पर खानदान का अपलिफ्टमेंट करके जातियों को सिर्फ ऐसे ही कार्यकर्ता बनाते रहें, उससे बेहतर है कि मैं तो कहता हूं आज विपक्ष पार्टियों के कार्यकर्ताओं को भी सोचने की आवश्यकता है कि भैया राज परिवार के अंडर में काम करके सिर्फ उनके लिए झंडा उठाना है आपको, या किसी एक पार्टी की विचारधारा से जुड़कर आपको आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री कुछ भी बनना है, यह आप तय कीजिए। जो लोग 1989 के बाद से 89 में मुझे जहां तक याद है मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने, बताइए क्या कोई एक इन्होंने परिवार के बाहर से बनाया हो क्या? एक भी तो नहीं। और मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मौका मिला, बाबूलाल गौर जी बने, वो यादव ही थे। तो इस वजह से विषय बहुत साफ है। आज ये तय होता है कि आप जातीय जनगणना की बात करते रहें, आप तमाम तरह के कोटाज की बात करते रहें, लेकिन जब अंत में देने की बात आती है तो देने के विषय पर तो बिल्कुल साफ है कि डिलीवरी के मामले में आपका मामला बिल्कुल खराब है। और रही बात की आपने सबका टेस्ट होगा, टेस्ट तो हुआ ना आज। रेवंत रेड्डी जी के सामने असेंबली में एक जर्नलिस्ट को पकड़कर पीटा गया।
पहले रेवंत रेड्डी ने उनको हैकल किया अकेले में, और फिर जब वो 4 जर्नलिस्टों के साथ थे तब उनको मारा पीटा। ऐसे लोकतंत्र बचाएंगे आप? आपने कहा ना, आप हमारे भी मुख्यमंत्री बने हैं, आपके भी मुख्यमंत्री बने हैं, आप भी गलती से एक राज्य जीत गए जो कि अगली बार नहीं जीतेंगे। वहां पर आपके रेवंत रेड्डी जी ने आते ही पहले ही दिन जर्नलिस्टों को पीटना शुरू कर दिया, हो गई टेस्टिंग शुरू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। इस देश ने एक ही गारंटी को माना है, वो है मोदी की गारंटी। इस देश ने एक ही चीज को माना है, गुड गवर्नेंस। जी अब मैं आप लोगों को हो गया, मैं जरा राय ले लूँ एक और जर्नलिस्ट हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। अच्छा, कोई बुरा नहीं मानेगा, एक बहुत बातचीत में हाथ से निकलता है, थोड़ा लाइट माहौल रहना चाहिए। वो फिल्म का एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है कि पिच भी आपकी, खिलाड़ी भी आपके, सरकार भी आपकी, जीता कोई और। ऐसे मुझे याद आ गया, तो कोई बुरा ना माने, मैंने इसलिए बोल लिया। प्रेम कुमार जी, मोहन यादव जी चैलेंज बन के आ गए समाजवादी पार्टी। अच्छा, ये बात एक मतलब सीरियस नोट पे कह रहा हूँ मैं, इस बात का कोई जवाब कभी क्यों नहीं करता जो अभी ये शिवम ने उठाया कि भाई ये इशू जब खड़ा होता है कि भाई आपकी पार्टी में आप कास्ट अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, तो अपनी पार्टी के अंदर क्यों नहीं करते? फिर ये मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी ने अगर सारी जातियों को साधने के लिए ये गणित लगाई है, तो ये जो जाति का कार्ड बनाया गया था कि जाति जनगणना करेंगे, अरे जनगणना करके होगा क्या? उन्होंने बैठा दिया, सत्तम भागीदारी चाहिए था ना, दे दिया उन्होंने। प्रेम कुमार जी। जी नीरज जी, देखिए बीजेपी ने अभी जो कुछ भी किया है, इससे पहले तो ये उदाहरण नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये उदाहरण बन रहे हैं। तो इसका कारण निश्चित रूप से वो आवाज ही है जो बीते दिनों में उठी है, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और वो आवाज जो है और राजनीतिक रूप से बीजेपी को नुकसान न करे, इसके लिए उन्होंने एक तैयारी दिखलाई है निश्चित रूप से। और 3 राज्य जीते हैं तो बीजेपी का क्या? प्रेम जी कर ले एक बार, फिर आपके पास आता हूँ, ले लूंगा रिप्लाई। ऐसा नहीं है, नहीं, मैं 10 सेकंड ही बोल के मैं प्रेम जी को रोकूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। हमने आज मुख्यमंत्री बनाए हैं यादव। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, 2000 के दशक में हमने बाबूलाल गौर को बनाया है, वो यादव ही थे और किसी परिवार से भी नहीं थे, और मजदूर संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो हमारी तो ये नीति कभी से नहीं रही, लेकिन 89 के दौर के बाद से जिस तरीके से समाजवाद के नाम पर परिवारवाद को दिन रात आगे बढ़ाया, जातिवाद के नाम का बहाना देकर, वो इस देश ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी ना पहले ऐसे करती थी ना आज ऐसे करती है। आप बोल सकते हैं सर, आप ही का समय। हाँ, आपकी बात आ गई प्रेम जी। जी देखिए, शिवम जी की बात से आगे बोले तो जो कोई भी मुख्यमंत्री बनता है या बना है आज तक, या वो किसी न किसी जाति का रहा है। और पूरा इतिहास देखिए, एक समय था, अभी भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पूरी टीम देखिए तो सवर्णों की एक अच्छा खासा प्रभाव दिखता है। बीजेपी कभी सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन अब उसमें बदलाव आया, अब ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरीके से एक पार्टी ने अपना बदलाव का रास्ता अख्तियार किया है। अब लेकिन मैं ये कह रहा था कि 3 राज्यों में बीजेपी जीतने के बाद गदगद जरूर है, लेकिन आप इसी बात को देखिए कि 5 साल पहले भी तो 3 राज्य बीजेपी ने खोए थे ना। तब दूसरे कांग्रेस को ये हाथ लगी थी जीत, लेकिन तब इस तरह से शोर नहीं मचा था। तब इस तरीके से वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा इस तरह का माहौल नहीं था। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे 3 राज्य नहीं जीता, 2024 का लोकसभा चुनाव जीत लिया हो, इस तरीके से इसको व्यक्त किया जा रहा है। तो ये इसको आप इस रूप में देखें कि तभी यही बात आती है कि वोट्स जो है कांग्रेस को ज्यादा मिलते हैं। इस पर लोग कहने लगते हैं कि डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर पर आप बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर पर नहीं बोल रहे। जब कोई ये कहता है कि 2024 हमने जीत लिया है इन्हीं 3 चुनावों से, तो ये देखना होगा कि कांग्रेस का वोट जो है बीजेपी से अधिक है 5 राज्यों में ओवरऑल। लेकिन इसका मतलब अगर इसको थोड़ा और 3 राज्यों तक केंद्रित करेंगे तो कम जरूर है। कांग्रेस की स्थिति कमतर हुई है पहले से, तभी तो चुनाव सत्ता से बाहर हुई है, ये है। लेकिन कांग्रेस रेस से बाहर हुई है ऐसा नहीं है। वो मुद्दे जो कांग्रेस ने पकड़े हैं, उस मुद्दे को अगर आगे भी वो कैरी ऑन करते हैं तो निश्चित रूप से सियासत बदलेगी। हाँ, और बीजेपी को भी इसी दिशा में आकर के आना पड़ रहा है, सियासत करना पड़ रहा है। तो ये 2024 का रेस अच्छा खासा होने वाला है और ठीक ठाक होने वाला है, मुझे दिखता है। जी सज्जन जी, क्या 2018 की और इस जीत में या और पीछे की जीतों में कोई फ़र्क आपको दिखता है?
और जो अभी प्रेम कुमार जी ने सवाल किया ना कि इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे 24 ही जीत गए हों, इस तरह की बातें नैरेटिव्स और चर्चाओं में बात होती है। देखिए नैरेटिव्स, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए नैरेटिव सेट करना तो हर पार्टी का अधिकार है। अगर बीजेपी चुनाव हार जाती तो बीजेपी 24 का चुनाव हार भी सकती थी, ये बात चुनाव के पहले मानी जा रही थी। बहुत लोग इस बात को काफी गहराई से कह भी रहे थे, लेकिन परिणाम अलग आए हैं। तो नैरेटिव पे न जाए, वो तो हर पार्टी का अधिकार है, क्योंकि एक्चुअल इलेक्शन से पहले वॉर ऑफ परसेप्शन चलता है, और वॉर ऑफ परसेप्शन से क्या होता है, स्विंग वोटर पे थोड़ा बहुत असर पड़ता है। लेकिन इसमें अभी जो बहस है ओबीसी कार्ड का और जाति जनगणना का, उसका क्या हुआ और उसमें किस पार्टी का क्या चरित्र है, तो कुछ धारणाएं हैं जिसको किसी पार्टी से अलग करके देखना चाहिए। पहली धारणा यह है कि बीजेपी जो है वो अपोजिशन के दबाव में ओबीसीकरण कर रही है, जबकि आप सच्चाई अगर देखें तो मंडल के दौर में भी, मंडल का दौर भी था, और जब हिंदुत्व की बात चल रही थी, हिंदुत्व के सबसे एग्रेसिव लीडर कौन थे? उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह थे, क्या थे वो? उमा भारती थी, क्या थे वो? बजरंग दल के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट विनय कटियार थे, क्या थे वो? सब ओबीसी थे। उसके बाद आप देखें मुख्यमंत्री देने का दौर रहा, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो आप देखें जब कलराज मिश्र और लालजी टंडन को हटा के कल्याण सिंह को 90 के दशक में बनाया जाता है, तो पिछड़े की जो बात है वो तो 80 के दशक से गोविंदाचार्य ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत बीजेपी में शुरू कर दिया था। ये कोई नई बात नहीं है। फर्क कहां पे आता है? फर्क यहां पे आता है कि बीजेपी आज जो पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे इंडिया में ओबीसी की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बीजेपी का जो ओबीसी की पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्व को लीड करने की पॉलिटिक्स है। जो ऑपोजिशन पिछड़ेवाद की पॉलिटिक्स कर रहा है वो अगरा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पिछड़े तो बीजेपी में पहले से थे, अभी आपके उपराष्ट्रपति ओबीसी हैं, अभी आपके प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मंत्रिमंडल में पावरफुल मिनिस्टर्स ओबीसी हैं, तमाम राज्यों में ओबीसी चीफ मिनिस्टर्स हैं, और बाकी भी पावरफुल पोजीशन में हैं बीजेपी के दौर में। तो बीजेपी को कहना कि ऑपोजिशन, यू टर्न यहां पे कांग्रेस ने लिया 2019 में और 24 में फर्क ये है कि 2019 में जब राहुल गांधी जी लीड कर रहे थे उस समय भी एक होप था, क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई थी। उसके बाद राफेल के मामले में इन्होंने एक नैरेटिव एटलीस्ट एक सेट कर दिया था, तो काफी एग्रेसिव पिच से ये कर रहे थे। इस बार इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस जो कभी भी ओबीसी के प्लैंक पे, मंडल के दौर में याद रखिए कि राजीव गांधी पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे जिन्होंने इसका अपोज किया था, विरोध किया था। विरोध करने का मतलब था कि न्यू इंडिया में ये जातिवादी नहीं आने चाहिए। कांग्रेस दूसरे के मुद्दे को, समाजवादी पार्टी के मुद्दे को, मतलब जो समाजवादी राजनीति को ओढ़ते हैं उनके मुद्दे को अपनाई। कांग्रेस की तो पूरी हिंदी पट्टी में इमेज ही ओबीसी विरोधी थी। राम मनोहर लोहिया से लेके जितनी भी समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी थी, जितने भी क्षत्रिय पार्टी का उदय हुआ है, मंडल का दौर हुआ, तो कांग्रेस को ब्राह्मणवादी बताते हुए किया गया है। अचानक आपने दूसरे की पिच आइडेंटिफाई कर लिया, और उसमें बीजेपी को खासियत क्यों मिली? याद रखिए कि ओबीसी का एक नया जनरेशन, एक नई पीढ़ी तैयार हुई है जो मंडल के दौर को नहीं देखा है, उसे मंडल के दौर से कोई भावनात्मक अनुभव नहीं है। वो ओबीसी अपनी पहचान तो रखता है, लेकिन वो उसके साथ पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन भी देखना चाह रहा है। तो उसमें जिस पार्टी और जिस नेतृत्व में उसे ज्यादा रिलेटेबिलिटी दिख रही है, ज्यादा जिससे वो सरोकार दिख रहा है, उसके पीछे जा रहा है। आप 1990 के दशक में ले जाना चाह रहे हैं अगरा बनाम पिछड़ा। यहां पे लोग पिछड़े भी अगरा बनना चाह रहे हैं और एस्पिरेशन के साथ बनना चाह रहे हैं। जाति जरूरी है, लेकिन जाति के आधार पे 90 को रिपीट करने की, खासकर कांग्रेस की जो गलती थी वो भस्मासुर वाली गलती थी। उन्हें अपने पिच पे खेलना चाहिए था। कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी पॉलिटिक्स को नहीं साधा, वो पॉलिटिक्स ऑफ एक्सट्रीम को साधा था। दलित, आदिवासी, मुस्लिम और अपर कास्ट, ये कांग्रेस की पिच थी। ओबीसी कभी इनका पिच नहीं था। बीजेपी में ओबीसी हमेशा से सबसे ज्यादा रहे हैं। हाँ, ये ओबीसी हिंदुत्व के साथ रहे हैं, अगरा बनाम पिछड़े के मॉडल से नहीं रहे। ये फर्क है, और इन बीजेपी का पिछड़ा मॉडल जीता है। ये मॉडल आज इसलिए ज्यादा चर्चा में आ रहा है क्योंकि जो बात आपने कही ना कि कल्याण सिंह को देखिए, इवन रामप्रभास गुप्ता को भी शॉर्ट टर्म के लिए जोड़ लीजिए, कोई ऐसा था ही नहीं कि वहाँ पे सिर्फ ओबीसी की उपेक्षा की गई हो या किया गया हो। आज उसको केवल रीइंस्टेट करके आपको याद दिलाया जा रहा है। भाई साहब, ये फर्क इसलिए यहाँ पे देखने को मिलता है। और आप तो सिर्फ बातें कर रहे हैं कि हम जाति जनगणना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इधर कर दिया उन्होंने, कर दिया ना उन्होंने भी। तो ये जो फर्क होता है ना, इसको फिर आपको देखना पड़ता है। जैसे इस वक्त की सबसे ताज़ा खबर है कि दलित
चिंतन या दलित न्याय की लड़ाई या सामाजिक न्याय की लड़ाई का सबसे हाहाकारी और विचित्र उदाहरण मायावती जी ने पेश किया है, अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बना के। इस पर क्यों नहीं लोग बोलते हैं? ये कौन सा सामाजिक न्याय है, जबकि उनके जो गुरुज हैं जिन्होंने बनाई थी ये पार्टी ही, उनकी क्या विचारधारा थी? इस पर सवाल जब नहीं उठते हैं ना, तो ये लोग सवाल बार बार पूछेंगे, 1000 बार पूछेंगे, 1,00,000 बार पूछेंगे, और फिर ऐसी डिबेट हम लोगों को करनी पड़ेगी। अक्कू जी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब आप अपनी पिच पे नहीं खेलेंगे या अपने तरीके से नहीं खेलेंगे। क्रिकेट में क्या होता है? क्रिकेट में बॉलर होता है, बैट्समैन होता है, ऑलराउंडर होता है, विकेट कीपर होता है। आप कुछ तो तय करेंगे कि हम अगर आपको जगह बनानी किसी राजनीति में तो कोई एक काम करेंगे। मायावती ने दलित राजनीति का काम किया तो उस पर जगह बनाने की कोशिश की। आपने अगर कांग्रेस ने पहले शुरुआती दौर में पंडितों की और बात की, तब उसने जगह बनाई तो अपनी जगह बना ली। लेकिन जब आप दूसरे की पिच पर ऑलराउंडर होना चाहते हैं तो ऑलराउंडर होने के लिए आपको सभी ज्ञान होना चाहिए ना, उतनी फिटनेस होनी चाहिए। विराट कोहली की तरीके से आप बाउंड्री पर खड़े हो तो कैच बढ़िया ले सके, ये करना चाहिए। लेकिन अगर इंजमामुल हक ऐसे आदमी को, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि किसी और को बुरा ना लगे, देश वालों को ना बुरा लगे, तो वो उतना दौड़ नहीं पाएगा खिलाड़ी वो। तो आपको अपनी पिच खुद, अगर ऑलराउंडर होना है, सबके वोट लेना है, सबसे तरीके से करना है, तो आप उस तरह से खेलें। तो आप खेलना चाहते नहीं है पहले। अब जैसे भाजपा है तो भाजपा को लगा कि साहब हमें ये जो मुफ्त वाली चीजें, और उसको फिर उन्होंने अपनी गारंटी शब्द दे दिया, या रेवड़ी को पहले रेवड़ी कहा और फिर उसके बाद जरूरत बता दिया। तो जहां शिफ्ट करने में उन्होंने एक एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट किया और फिर उसके बाद ला दिया, चस्पा दिया और उसमें अच्छी तरीके से खेलने की पूरी कोशिश की। तो अगर वो आदमी जो अच्छा बॉलर है 10 विकेट ले सकता है और अगर वो 100 रन भी बना लेता तो जीतता वही है ना। तो ये आप सिस्टम कहें कि साहब आपको वोट देखिए, हमको कांग्रेस को वोट ज्यादा मिले, अरे या तो फिर सिस्टम ही खत्म कर दीजिए, फर्स्ट पास द पोस्ट वाला। तो फर्स्ट पास द पोस्ट है अगर, तो आप अगर 3 वोट से जीते चाहे 3 लाख से जीते, अगर आपकी जीत है तो है, आपको तैयारी तो फर्स्ट पास पोस्ट के हिसाब से करनी पड़ेगी ना। आप ये तो नहीं हो सकता कि हम तेलंगाना में अगर हम 60% वोट लाए हैं और बीजेपी 13% वोट लाई है, तो मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, तो पूरे देश में ही मान लिया जाना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता। सिस्टम के हिसाब से जब तक खेल के नियम आप समझेंगे नहीं, कैसे हिट विकेट होता है, कहाँ कितनी बॉल आएंगी, कितनी जाएंगी, कैसे क्या किया जाएगा, तो क्रिकेट की भाषा में अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपको कम से कम क्रिकेट का बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए, और फिर अपने आप को आप उस हिसाब से तैयार कीजिए। जो कांग्रेस कई बार चूक कर जाती है और वो फौरन अपनी भूमिका बदलने की कोशिश करती है। कभी राहुल गांधी माला लेकर के जपने लगते हैं तो उससे क्या होगा, नहीं साहब हिंदू है तो माला लेके नहीं जपे, क्यों नहीं जपे, लेकिन कम से कम ठीक से जपिए। तो जब आप केदारनाथ जाते हैं तो ठीक से बैठिए। तो आप लद्दाख जाके हफ्ते भर क्या कर लेंगे जहां पर एक सीट है और एक सीट के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज जब तक नहीं तय करनी होगी, राजनीति में प्रायोरिटीज तय करना बहुत जरूरी है। वहां पे ठीक है, 5 सीटें उत्तराखंड में, 1 सीट मत देखिए, डिवाइड मत करिए, दिमाग इस्तेमाल करिए। अभी आपने कहा 1 सीट है वहां पर, 1 सीट है वहां पर, कह रहे अरे कम से कम क्रिकेट भी खेल लीजिए ठीक है। केदारनाथ को लद्दाख से जोड़ रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के बोल लीजिए। अरे तो सोच समझ के बोल लीजिए। और नाम बदलने में अगर वसीम रिजवी अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लेगा तो वो आप लोगों के लिए ठीक हो जाएगा, कोई अन्यथा ना ले। नाम ले रही हूं वसीम रिजवी। सुजाता जी प्लीज, सुजाता जी आपकी बारी में आप शिवम जी से लड़ लीजिएगा। अभी आपकी बारी आएगी तो आप पूरा लड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। उनको अपनी बात सुजाता जी की तरफ वो इस मामले में सुजाता जी की तरफ वो इस मामले में कहना उनके साथ दिन की छुट्टी पर सवाल उठाना ये ठीक नहीं है। अरे वसीम रिजवी ने अपना नाम बदला था ना, जितेंद्र त्यागी किया था ना, मिले उससे आप ही के एरिया से। मैं अक्कू जी के साथ नहीं हूं इसमें, मैं सुजाता जी के साथ हूं। ऐसे कैसे आपने इंजमाम उल हक कह दिया राहुल गांधी को, गलत बात है ये।
आपने कैसे आपका इंटरप्रिटेशन जितेंद्र त्यागी कर देते, 1-2 महीने मेहनत कर ली थी उन्होंने, नरेंद्र मोदी जितेंद्र त्यागी अब उन्होंने इतने महीने मेहनत कर ली थी, वो आदमी बेचारा 7 दिन की छुट्टी भी ना ले। अच्छा एक साथ सारे सुनिए। अरे सुजाता एक ये वाला कोई बात नहीं, मैं साथ हूँ आपके। अरे शिवम जी भाई सुन लो ना, अभी अक्कू जी जो मूल बात कह रहे थे, सुजाता पॉल जी सवाल तो सुन लीजिए। मूल बात कांग्रेस की प्रवक्ता सुनना नहीं चाहती। नहीं जो अरे सुनिए ना, ट्रिवियल में मत जाइए। जो मूल बात वो कह रहे थे उससे आप डिसएग्री हो रही थी, वो बताइए क्या, ये छोड़े ना अभी इसमें नाम में। हाँ मूल बात कह रही है। बहुत सारी बातें करी है, बहुत लोगों ने बातें करी है, तो ये जरूर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म जो है ना वो 1980 में हुआ। तो ये किसकी पिच है, और ये संविधान जब बना था तब कौन कौन लोग थे, उनके बारे में बात करिए आप। और ये जो कल्याणकारी राज्य बनाया जिसमें हमने ओबीसी को लेकर आए हैं, आप मुझे बताइए कि ये भाजपा के जन्म के बाद हुआ? ये अटल बिहारी वाजपेयी ने किया? ओबीसी वो लेके आए थे? इसलिए कुछ भी करने के पहले पढ़ लेना चाहिए। और जो इन्होंने कहा, सज्जन जी के ऊपर अटैक है, सज्जन जी जवाब देंगे इसका। और सुनिए जी वाजपेयी जी, ये बढ़िया बात है कि इन्होंने भी शब्द भी मेरा इस्तेमाल किया। मैं तो कह रही थी मोदी जी हमारी पिच पे खेल रहे हैं, और श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि अपना पिच जानना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें अपना पिच मालूम है। हमें पता है कि जब हम देश की बात करते हैं तो देश के हर तबके को आगे लाने की बात होनी चाहिए। आपने कहा कि ओबीसी की बात कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी की बात करी, अभी शायद शिवम जी ने बात करी थी। तो संसद पर हमला भी 2001 में करवाया गया और 2023 में करवाया गया। अब किसने तब करा और किसने अब करा, दोनों की क्लैरिटी आनी चाहिए ना। तो जो बात आज बहुत महत्वपूर्ण, अरे इसमें मैं तो एक सवाल, करवाया गया, अरे किसी ने तो करवाया, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं करवाया गया कह रहे हैं आप, कुछ भी आपकी गलती नहीं है। जब भी आते हो ना कम से कम 2-3% तो वोट कम कर ही देते हैं अपनी पार्टी का ये प्रवक्ता। कमाल बात हो गई है। मैं हंस रहा हूं, मैं डिफेंसिव नहीं हूं। आपकी भाषा से आपकी पार्टी का नुकसान होता है। कोई अकेले नहीं सुजाता जी, ये आजकल जो आपने झूठ बोलना चालू किया, जैसे ही टीवी पे बोलते हैं वैसे ही पार्टी के 2% वोट खत्म। वो दिन दूर नहीं है कि जब ये प्रवक्ता इस पार्टी का बनता धार कर देंगे। नहीं वो दिन दूर नहीं है। इतनी जोर जोर से काहे चिल्ला रही है, आराम से आवाज आ रही है मुझे, लेकिन जितना भी आप बोलते हैं ना, ये मुझे लगता है हर बार एक दिन ये पार्टी प्रवक्ता ही इस पार्टी को जीरो कर देंगे। कांग्रेस का मेजर नुकसान ही यही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। राहुल जी तो बेचारे वैसे ही बदनाम है, पार्टी का बंटाधार ही आप लोगों ने किया है। ये देखिए डर जाएंगे बच्चे, आप इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कोई बात नहीं, लोगों के घरों में टीवी। अच्छा एक एक करके बोलेंगे तो सुनाई दे देगा हम लोगों को। पाकिस्तान अफगानिस्तान कहाँ पहुंचे? सुजाता जी विनम्र अनुरोध है आपसे, एक एक करके बोलने हम लोग। बताइए वाजपेयी जी, एक चीज बताइए, अगर ये हमला हुआ संसद पे तो किसी ने करवाया होगा या ये 6 लोग अपने आप आ गए और इन्होंने इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच किया? क्या इस पे सुजाता जी सुनिए ना, अभी इसकी अभी हमारे पास जांच रिपोर्ट में मैं क्या सवाल भी नहीं पूछ सकता आपसे, इसलिए मैंने आज इस पे डिबेट नहीं की, तो हम इसे भी करते उसको थोड़ा डिटेलिंग आ जाएगी, फिर हम इसमें पक्का करेंगे, तो इसलिए इसको मत लाइए, मिक्सअप हो जाएगा। अभी शिवम जी जवाब दीजिए, छोटे में लिखिएगा प्लीज, बहुत लंबा बोलते हैं। अपनी बात पूरी कर लेने। अरे इतनी देर से आपकी बात ही नहीं पूरी हुई। नहीं क्योंकि ये बीच में बोल रहे थे। देखिए परिवारवाद की बात, अरे 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड। अभी आपने हमला बोला सज्जन जी के ऊपर, सज्जन जी को जवाब देना पड़ेगा। करने दीजिए, अभी 1% वोट और कम कराना इनको कांग्रेस का, बोल लीजिए, मेरा समय भी इनको दे। परिवारवाद की बात इन्होंने करी ना, इन्होंने परिवारों को ही तो निपटाया है, और अपने यहाँ जब परिवार रखते तो ठीक है, और महिला आरक्षण तो इन्होंने लागू करवा दिया, क्योंकि इन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को जो निपटाया है वो 33% तो हो ही गया। लेकिन आर्थिक असमानता को ठीक करना, सामाजिक असमानता को ठीक करना, इसके लिए कास्ट जो सेंसस है वो जरूरी है, ताकि हम आकलन ठीक है। पॉइंट आपका आ गया, आपको पॉइंट आ गया। सज्जन जी आपके ऊपर हमला हुआ था, आपने कहा कि ओबीसी पॉलिटिक्स ये ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, ये तो जब पैदा नहीं होता तब से कांग्रेस वाले ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ऐसा सुजाता जी ने कहा है। नहीं देखिए, सुजाता जी प्रवक्ता है, लेकिन बहुत ही विनम्रता के साथ मैं कुछ बातें बताना। एक कि बीजेपी का जन्म 1980 में हुआ, उसके पहले जनसंघ थी। अगर आप इसको अलग करके देखेंगे, फिर आपकी भी जो कांग्रेस है वो तो कई बार विभाजित हुई है, 1969 में हुई है, उसके बाद इमरजेंसी के बाद हुई है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि उसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते हैं। तो वैचारिक तौर पे, नेताओं के तौर पे वो एक ही पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जनता पार्टी में जनसंघ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ही किया, तो बस वो नाम बदला, एक पार्टी थी। रही बात ओबीसी की, अब देखिए
जब हमने कहा कि ओबीसी, बीजेपी आज ओबीसी की सबसे बड़ी पार्टी है एक, और दूसरी कांग्रेस की छवि हमेशा ओबीसी विरोधी रही, दलित प्रेमी रही, आदिवासी प्रेमी रही, अपर कास्ट को लेके पॉजिटिव रही, लेकिन ओबीसी विरुद्ध रही। आप देखिए, जो बिहार में लालू प्रसाद यादव हो, यूपी में मुलायम सिंह यादव हो, या तमाम लोग किस पार्टी को हरा के, उन्होंने अपना कैरियर किस पार्टी के विरोध में किया, और उसमें क्या था? संसोपा ने बांधे, सोशलिस्ट ने बांधी बात, पिछड़ा पावे 100 में 60, ये कांग्रेस के शासन के विरोध में हो रहा था। मध्य प्रदेश में देखिए, ये यादव सीएम की बात है, जब पूरे बिहार और यूपी हिंदी पट्टी का मंडलीकरण हो रहा था, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के राइवल कांग्रेस में सुभाष यादव थे, लेकिन वहां पे एक अपर कास्ट ठाकुर सीएम चुना गया, सुभाष यादव चूक गए। वो छवि जो है वो उमा भारती के द्वारा बीजेपी ने वो कार्ड खेला, और सही समय पे खेला, चूंकि आपने वहां पे ओबीसी को डिनाई किया रिप्रेजेंटेशन। उमा भारती बनती हैं, उसके बाद बाबूलाल गौर बनते हैं, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान बनते हैं, उसके बाद मोहन यादव बनते हैं। पूरे पिछड़ों की 20 साल की विरासत है, और आप वहां पे एक भी ओबीसी फेस नहीं दे रहे हैं टॉप पे, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारी पिच है ये। तो इस तरीके से आप देखिए, प्रधानमंत्री ओबीसी है, उपराष्ट्रपति ओबीसी है, राष्ट्रपति आदिवासी है, उसके पहले राष्ट्रपति जो थे वो दलित थी। तो पूरे पिछड़ों का इसमें इतना ज्यादा दबदबा है। भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, संकट मोचन, ये यहाँ के कैबिनेट पावरफुल मिनिस्टर है। आपको किस स्तर पे चाहिए? नहीं, सुनो ना सज्जन जी, आपने कहा कि कांग्रेस दलित प्रेमी, आदिवासी प्रेमी और अपर कास्ट के लिए पॉजिटिव है। समझ रहे हैं, ये दोनों शब्द आपने अलग अलग कहे, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप समझिए, आप बहुत महीन बात खेल रहे हैं जी। मुझे एक ब्रेक लेना है। कांग्रेस के बारे में 2 सेंट मैं भी रख देता हूँ, क्योंकि मैं भी पॉलिटिक्स देखता हूँ। अरुण यादव नाम के एक बहुत अच्छे नेता हैं कांग्रेस के, वहाँ पे 2018 में बहुत मेहनत कर रहे थे बेचारे, उनको एकदम पता नहीं साइडलाइन ही कर दिया गया था। सुभाष यादव के बेटे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए, सब जनता के मानस में याद रहती है। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं तुरंत। स्वागत एक बार फिर से आवाज अड्डा में। आज चर्चा हो रही है कि क्या जाति कार्ड जो खेलने की कोशिश हो रही थी वो फेल हो गया है और मोदी की गारंटी ही चल रही है, ऐसा अब तक दिख रहा है। प्रेम जी के पास जाऊंगा मैं, उसके बाद शिवम जी के पास जाऊंगा, इनसे कम बात हुई। प्रेम जी आपके पास आ रहा हूँ पहले, फिर शिवम जी इकट्ठा सबका जवाब देंगे, सुजाता जी का भी। एक वरुण ग्रोवर नाम के स्टैंड अप कॉमेडियन और राइटर और बहुत अच्छे हैं, मैं किसी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, ऐसे आज मेरा मन बहुत हल्का है इसलिए मैं हल्की हल्की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने एक बार कहा था कि तिलक लगा के अगर आप मैच खेलने जा रहे हैं तो जो सामने 11 खड़े हैं वो भभूत मगल के खड़े हैं, वो मलंग टाइप, उनसे नहीं जीत पाओगे। तो इसलिए पिच की समझ बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ खेलने जा रहे हैं। प्रेम कुमार जी, ये जो अभी ओबीसी की इतनी बहस चल रही थी सुजाता जी के और सज्जन जी के बीच में, सज्जन जी ने 10-20 नाम गिना दिया और पूरे से डिटेल गिना दिया, तो मेरा मूल प्रश्न वही था कि जो जाति जनगणना के एक बहुत बड़ा खड़ा करने की कोशिश की गई थी वो इस बार बड़ा फेल हो गया। अब उसको कैसे रिवाइव कैसे करें? मोहन यादव गए उत्तर प्रदेश से प्रचार करने के लिए, कैसे विरोध करेंगे अखिलेश यादव जी या लालू यादव जी के यहाँ कैसे विरोध होगा? यादव जी प्रचार करने आए हैं, या वो अपनी पार्टी में मोहन यादव जी अगर ये कहेंगे कि क्या ये संभव है कि आरजेडी का अध्यक्ष या आरजेडी का चीफ मिनिस्टर यादव हो सकता है कोई और इनके परिवार के सिवा, ये प्रचार में आएगी बात? कैसे लड़ाई होगी ये मैं जानना चाहता हूँ। नीरज जी, इन चुनाव परिणामों को हिंदुत्व की जीत बतावे, मोदी की गारंटी की जीत बतावे, कॉम्बो कि जातिवाद का फेल होना बतावे, कि जातीय जनगणना का फायदा उठाना बतावे, कॉम्बो सर, क्या बताए? कॉम्बो तो इसको क्या है, चूंकि जातीय जनगणना का सवाल कांग्रेस ने बहुत मजबूती से उठाया है, तो इसको इस रूप में बताने का प्रयास हो रहा है कि जातीय जनगणना का पिच भी हमने हड़प ली और वो पूरा मैच भी हम हड़पने जा रहे हैं, इस रूप में बताने का प्रयास हो रहा है। लेकिन ये है कि चूंकि जीत है, पार्टी संसाधनों से बड़ी है, उसका संगठन बड़ा है, इसलिए इस बात को परसेप्शन देने में उसको कामयाबी मिल भी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, कामयाबी मिल भी जाती है। मगर क्या वास्तव में चुनावी जीत यही है जो बताया जा रहा है? अभी चर्चा में एक बात आ रही थी कि ओबीसी की दावेदारी कब किसकी थी,
अरे ओबीसी टर्म पैदा हुआ 90 के दशक में, जब मंडल आयोग लागू हुआ, नहीं उससे पहले ओबीसी टर्म कहाँ हुआ करता था। और सीधे बैकवर्ड कास्ट जरूर चर्चा में आता था, बीसी आता था। तो ये टर्म्स 90 के दशक के बाद की चीजें हैं। और ऐसे भी किसी भी प्रदेश में कोई पार्टी जब जीतती है, आप पूरे आंकड़े निकाल लीजिए, जब तक कि सभी समुदायों का उसको वोट नहीं मिलता है वो जीतती नहीं है। और ये कहना कि जातिवाद नहीं चला इन चुनावों में, ये भी सही नहीं है। बिल्कुल चला, और जबरदस्त चला। उम्मीदवार चयन करने से लेकर के वोटों के को साधने तक की नीति रणनीति हर जगह जातिवाद चला है। और जो फैसले लिए गए हैं, जैसे मान लीजिए राजस्थान में ही जाट और गुर्जर को जिस तरीके से एकदम से दरकिनार किया गया है, तो इसी उसमें भी दिखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट्स ब्राह्मण के मिले, प्रतिशत रूप में बीजेपी को उन्होंने ब्राह्मण से चुना। जिस इलाके से मिले या आदिवासी वोटर्स ने बीजेपी के लिए काम किया, उन्होंने उसको चुना। लेकिन कई जातियां दरकिनार भी हुई और वो फील कर रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मगर ऐसा नहीं है कि इसमें जातीय जनगणना का मुद्दा खत्म हो गया है। मुद्दा और मजबूत हुआ है। जातीय जनगणना की मांग और बढ़ेगी, क्योंकि जातीय जनगणना जातिवाद नहीं है। जातीय जनगणना एक आईना है जिसको सामने रखने की जरूरत है देश के सामने कि किसकी क्या स्थिति है। और ये पढ़ाई के ख्याल से, अध्ययन के ख्याल से, हिस्सेदारी के ख्याल से, हर हिसाब से अब ये आज की जरूरत बन गई है। इसलिए राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा और इसको इन जीतों से और प्रतीकात्मक तरीकों से इस मुद्दे को खारिज नहीं किया जा सकेगा। जी शिवम जी, प्रेम जी की बात का जवाब दीजिए और सुजाता जी ने जो उससे पहले कहा उसका। देखिए, दो तरह की राजनीति है। एक तो ये है कि पिछड़ों के नाम पर सिर्फ आप राजनीति करते रहें, और दूसरा कि आप उनके नाम पर उद्धार करें, और मुझे लगता है सबको रिप्रेजेंटेशन दें। इन्होंने कहा कि 90 के दशक में तो ये ओबीसी का तो जन्म ही हुआ, मतलब पिछड़ा जरूर कहते थे, ओबीसी तो नाम ही नहीं था। लेकिन कमाल की बात यह है कि 2017 तक आप इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिला पाए। हमने ही इसको 123वां संशोधन करके इसको जो है एनसीबीसी में जाके वो किया, इसको संवैधानिक दर्जा दिया, आप तो नहीं दिला पाए। ओबीसी करते रहिए लेकिन रिप्रेजेंटेशन मत दीजिए। ये जो ओबीसी की बात हो गई। और अब मुझे लगता है कि मैं इस पर ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो आज चाहे 27 जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो ओबीसी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री, चाहे देश के राष्ट्रपति, चाहे देश के उपराष्ट्रपति, चाहे राष्ट्रपति हमारी जो है आदिवासी समाज से आते हो, मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी कास्ट को रिप्रेजेंटेशन, और हर कास्ट को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। आप उसके ऊपर कब तक राजनीति करके अपने परिवार चलाते रहेंगे, एक बात। दूसरा, अब यहां पर विषय एक और भी है। आप तमाम तरह की बातें कर सकते हैं कि हम जातीय जनगणना की मांग करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको सरकार से गए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं प्रेम जी। अब से 10 साल पहले बस आप थोड़े ही छोटे थे, तब कांग्रेस से लेकर बैठ गई थी, नहीं होने दिया था इसको। सारी चीजें सामने थी, डेटा सामने था, सब कुछ था। XYZ रीजन बताकर, रिसोर्सेज बनाकर 5000 करोड़ रुपया खर्च करके देश का, और वो डेटा आउट आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया बताते रहिए। अब आप 10 साल बाद, आप क्योंकि सत्ता में आने के हालात में है नहीं, आपको कोई एजेंडा मिल नहीं रहा, आप हर मोर्चे पर फेल हैं, आपके जो लीडर है वो बिल्कुल फ्लॉप है, हालत बेहद खराब है, जनता आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने जातीय जनगणना का एक विषय ले आए आप, क्योंकि ये कन्वीनियंस है। आपको पता है आप सत्ता में नहीं है, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी ये बातें इस तरह की होती नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल सच है। कौन नहीं जानता कि राजीव गांधी जी ने सबसे पहले इसका विरोध किया था और कहा था कि 21वीं सदी की भारत में ये कम से कम जाति पर तो नहीं बात होनी चाहिए। आप सारे स्टैंड चेंज करके अपने आप को यहां बताते रहिए हम ओबीसी के हितकारी हैं या फिर हम पिछड़ों के हित में हैं। वो जानते हैं जो आदमी जिस व्यक्ति को या जिस कास्ट को रिप्रेजेंटेशन देता है उनको क्लियर कट पता है, और इसका कहीं ना कहीं समवे और दी अदर आपने रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से राज्यों के चुनाव में असर भी देखा होगा। और अंत में मैं एक चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। देश को तोड़ने वाले, देश के समाज में विभाजन पैदा करने वाले, लोगों को जातियों के नाम पर लड़ाने वाले, जातियों के नाम पर अपनी दुकानें और पार्टी चलाने वाले इस देश के लिए कभी ना बेहतर साबित हुए। उन्होंने समाजवाद के नाम पर एजेंडा जरूर चलाया, लेकिन मुझे कोई एक एग्जाम्पल ऐसा बता दीजिए जो समाजवाद से निकला हो और उसने समाजवाद के लिए काम किया हो। जी नहीं, मुझे याद है, मैंने पढ़ा ऐसा, नेहरू जी भी जातीय जनगणना के लिए सहमत नहीं थे। अब वो समय की बलिहारी है कि आजकल सब हो रहा है, नहीं थे। हाँ, संविधान सभा में भी इस बात पर बहस हुई थी जब डेटा प्रेजेंटेशन की बात आई थी। असहमति मुस्कुरा रही थी। बताइए, आपका म्यूट है मैम, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए।
जी, ये कह रहे थे कि सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इनके कुछ तो राज्यसभा सांसद थे ही ना जो माइनॉरिटी से आते थे, तो सबका तो हुआ ही नहीं। तो आप अगर सबकी बात कर रहे हैं तो उनको भी इंक्लूड कर लीजिए। लेकिन मैं अभी एक पैनलिस्ट जो बता रहे थे ना, उनको याद करा दूं कि 23 जून 1977 को जनसंघ डिसॉल्व हो गई थी और भाजपा बनी थी कब? 3 साल के बाद। तो दोनों को आप मिक्सअप नहीं कर सकते। और कांग्रेस का कंपैरिजन गलत है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी के अलग अलग कैसा तर्क है, बीच में बोलेंगे, इन्हें कोई रोकेगा नहीं, इन्हें तो कोई रोकेगा नहीं। शिवम जी प्लीज, अरे नीरज जी कमाल बात है। शिवम जी एक बात तो सुनो भाई, आज जो है ना सुजाता जी के टारगेट में सज्जन जी आ गए हैं। अभी आप क्यों जवाब दे रहे हो? सज्जन जी खुद निपटेंगे ना, आप शांत रहो। सुजाता जी प्लीज कंप्लीट करें। जी, तो मैं पहली बात तो ये कह दूं। दूसरी बात ये कि आज के जमाने में अगर देख लीजिए तो अशोक गहलोत जी हो, भूपेश बघेल जी हो, सिद्धारमैया जी हो, ये कौन से समाज से आते हैं? हमारे जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो कहां से आते हैं? तो बड़ी बड़ी बातें कह देना और दिखाने के लिए, बनाने के लिए कोशिश करना कर लीजिए, मगर काम नहीं करेगा। सज्जन जी जवाब दीजिए निशाने पे। नहीं, ज्यादा नहीं। हाँ बताइए। देखिए, बहुत छोटी सी बात मैं बता दूं सुजाता जी को कि 1969 में जो पावरफुल लीडर्स थे, निजालिंगप्पा जो प्रेसिडेंट थे पार्टी के, एस निजालिंगप्पा कर्नाटका से आते थे। उनके साथ कामराज जी थे, अतुल्य घोष थे, उसके बाद आपके ये आंध्र से ये नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। तमाम जो पुराने ये जो लीडर थे, इन सब ने मिलके उनको इंदिरा जी को पार्टी से निकाल दिया था। वो प्रधानमंत्री थी। फिर हुई कि अब क्या हो, तो कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भाई हमारी कांग्रेस जो है वो अलग कांग्रेस है, ये लोग नहीं है। और वो इंडिकेट और सिंडिकेट हुआ। उसके बाद सीपीएम का सपोर्ट लेके, सीपीआई का सपोर्ट लेके इंदिरा गांधी जी 1971 तक चलाई। वो कांग्रेस, वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो नहीं थी, वो एक दूसरा हिस्सा थी। उसके बाद दूसरी कांग्रेस वो थी जो ओरिजिनल कांग्रेस थी। तो कांग्रेस आप क्या कर रही हैं? अगर आप कसौटी रखिए तो बीजेपी और जनसंघ के लिए जो कसौटी अगर आप नहीं मानती हैं, तो फिर अपनी पार्टी जो कांग्रेस है आज की, इसको भी 1885 वाली आप अपना तर्क देते रहिए, लेकिन हमारा कंटिन्यूएशन नहीं, बिल्कुल आप मानने के लिए बात नहीं है। कामराज वाला था, ओरिजिनल कामराज जी वाला माना जा रहा था उस समय, क्योंकि अब एकदम समय हो गया। सज्जन जी की बात मानने के लिए सुजाता जी बाध्य नहीं है और सज्जन जी बिल्कुल जवाब देने के लिए बाध्य हैं। अभी समय एकदम समाप्त हो रहा है, तो मैं एक रहा अक्कू जी, इंस्टेंट कॉफ़ी पॉलिटिक्स बहुत सारी दल करते हैं, मैं किसी दल का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक थ्रेड में पिरोना ज़रूरी है। वो मिसिंग लिंक अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं ना, तो ये दिक्कतें आती। जो अभी ये चर्चा चल रही ना कि मैं कब से ओबीसी के साथ में हूँ, कब से नहीं हूँ, सारे पार्टियों का पिछले 30-40 सालों का इतिहास देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किस तरह की थ्रेड बना के चल रहा है। मैं बार बार अपने शोज़ में यही बात पूछता हूँ कि उस थ्रेड को पकड़ने की कोशिश करिए ना। जब मैंने ये उदाहरण दिया था कि आप तिलक लगा के बैटिंग करने जाएंगे तो जो भभूति लगा के 11 खिलाड़ी खड़े हैं उसे जीत नहीं पाएंगे, ये समझने वाली चीज़ है। अक्कू जी लास्ट कमेंट आपका है सर, समय कम है। देखिए, इंस्टेंट कॉफी जो है वो हर जगह नहीं चलती है, एक जगह चल जाती है, एक बार चल जाती है। इंस्टेंट कॉफी हमेशा नहीं पी जा सकती। आपको जिसको रसम अच्छा लगता है उसके रसम के साथ में कॉफी थोड़ी चल जाएगी, लेकिन अगर यहाँ यूपी में, बिहार में, राजस्थान में इंस्टेंट कॉफी नहीं चलेगी। तो हर रीजन में अपने अपनी कुछ अच्छाइयां होती, वो होती। राजनीति में भी उसी तरीके से होता है। आप कैसे बढ़िया बुके तैयार करते हो, ये उस पर निर्भर करता है। फिलहाल तो बुके तैयार करने में नरेंद्र मोदी और उनके साथी जो है वो आगे हैं और सबको मानना चाहिए। बाकी तो आगे तो अल्लाह भी जाने। अभी देखिए आगे अभी तो सर अभी ये सब चुनाव ना हो गए। अब आगे हम लोग 24 पे ऐसी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे जहां पे सब इतिहास भूगोल की जानकारियां हमें मिलेंगी सारे लोगों से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा और हम लोग दिलचस्प चर्चा आगे करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।